हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो अपनी फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होते हैं उनकी अपन किस तरह से फॉर्मूला करते हैं और किस तरह से अपन ने एक प्रयोग जिसे हिटोर्फ ने दिया था उसके द्वारा अपन ने इसे समझाया था। कि अपन ने पहले देखा था जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान हो दो खंडों में। फिर देखा था कि यदि धनायन है वो एनोड खंड से कैथोड खंड में जा रहे हैं, दो धनायन जा रहे हैं तो दो धनायन की तो इधर वृद्धि होगी और इधर दो धनायन की कमी होगी। इसी तरह दो ऋणायन की इधर कमी होगी और इधर वृद्धि होगी। तो दो इधर वृद्धि और दो या फिर कमी के रूप में देखें तो दो इधर कमी और दो इधर कमी, तो टोटल 4 आयन इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होंगे। इसी तरह थर्ड स्टेज में अपन ने देखा था कि 4 धनायन मूव कर रहे हैं तो इधर 4 धनायन इधर से मूव करके एनोड से कैथोड में आ गए, तो एनोड भाग में 4 धनायन की कमी हो गई जबकि कैथोड भाग में 4 धनायन की वृद्धि होगी। तो टोटल जो 4 धनायन हैं वो इन इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होंगे। इसी तरह एक और स्टेज देखी थी जिसमें 3 धनायन की गति हो रही है और 2 ऋणायन की गति हो रही है। तो इस तरह से अपन ने कंक्लूजन निकाला था कि चाहे आयनों की गति कुछ भी हो, कैथोड व एनोड पर मुक्त होने वाले आयनों की संख्या सदैव समान होती है और इन आयनों की संख्या दोनों जो आयन हैं उनकी गति के योग के बराबर होती है। जैसे अपनी फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, सेकंड के अंदर 2 धनायन और 2 ऋणायन मूव कर रहे थे, तो अपने पास 2 और 2 टोटल 2 आयन मुक्त हुए थे। इस तरह से अपन ने एक प्रयोग के द्वारा इसे समझा था और एक फॉर्मूला दिया था कि T प्लस इक्वल टू यू प्लस अपॉन यू प्लस प्लस यू माइनस जो धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर था और इसी तरह ऋणायन का होता है। यहाँ यू प्लस है उसकी जो धनायन के द्वारा ले जाई गई धारा और यहाँ है दोनों के द्वारा कुल धारा। तो इन दोनों का जो योग है T प्लस प्लस टी माइनस ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक यानी अपने द्वारा ले जाई जाने वाली धारा का अंश बताता है। तो अब आज के लेक्चर में अपन फिर अपन ने इसके फैक्टर देखे थे। आज के लेक्चर में अपन इसकी जो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं तो 2 विधियां दी गई है, एक है हिटोर्फ मेथड और एक है चल सीमा विधि। तो इन दोनों विधियों से अपन इस ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन करेंगे। इसकी स्टडी अपन आज के लेक्चर में करेंगे। तो अपन ने जो हिटोफ का प्रयोग था उसके द्वारा देखा था कि जो धनायन की गति है वो प्रोपोर्शनल होती है एनोड भाग की सांद्रता में कमी, क्योंकि धनायन है वो कहाँ जाएंगे एनोड से कैथोड भाग में जाएंगे, क्योंकि धनायन पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड की ओर जाएंगे। तो एनोड के भाग में कमी होगी। जो 2 धनायन की गति है वो प्रोपोर्शनल होती है एनोड की सांद्रता में कमी के। तो अपन ने एक फॉर्मूला सा बना दिया कि धनायन की गति बटे ऋणायन की गति इक्वल टू एनोड भाग की सांद्रता में गति बटे कैथोड भाग की सांद्रता में कमी। अब अपन यहाँ देखते हैं कि जो अपना ट्रांसपोर्ट नंबर थी उसकी डेफिनेशन थी T प्लस इक्वल टू यू प्लस अपॉन यू प्लस प्लस यू माइनस। जो यू प्लस और यू माइनस है ये काय के प्रोपोर्शनल हो गए अपने सांद्रता में कमी के रूप में। तो जहाँ यू प्लस है उसको लिख देंगे अपन एनोड भाग की सांद्रता में कमी, और जहाँ यू प्लस प्लस यू माइनस है यानी एनोड प्लस कैथोड भाग की सांद्रता में कमी। इन दोनों को अपन नीचे जो है उसको एक साथ लिख सकते हैं कि सांद्रता में कुल कमी यानी दोनों भागों की सांद्रता में होने वाली कुल कमी। तो अपने पास ये आ गया। अब यदि अपन ने सांद्रता को ग्राम तुल्यांक के रूप में डिफाइन किया तो अपन यहाँ सांद्रता की जगह ग्राम तुल्यांक की सांद्रता में कमी लिख देंगे। तो T प्लस क्या हो गया एनोड खंड से ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी बटे दोनों खंडों से ग्राम तुल्यांकों में हुई कुल कमी। अब अपन देखते हैं कि जो जितनी सांद्रता में खंडों में कमी हुई है उतनी ही सांद्रता में ग्राम तुल्यांक मुक्त हुए हैं। मतलब अपन ने देखा था कि धनायन मूव कर रहे हैं तो धनायन है वो धनायन है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। इसी तरह जो ऋणायन है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। तो जो सांद्रता में कमी हो रही है वो कमी
उतने ही आयन उस इलेक्ट्रोड के, मतलब धनायन और ऋणायन के योग के बराबर उतने ही आयन इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होंगे। तो जो नीचे लिखा हुआ है कि ग्राम तुल्यांकों में कमी, इसे अपन लिख देंगे कि मुक्त हुए ग्राम तुल्यांकों की मात्रा। जैसे अपन ने प्रारंभ में 2 धनायन की गति कराई थी तो 2 आयन, दोनों इलेक्ट्रोडों पे 2 2 आयन मुक्त हुए थे। फिर अपन ने 2 धनायन और 2 ऋणायन की गति कराई थी तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4 आयन। तो 4 आयन ही धनायन पे एनोड पे मुक्त हुए थे और 4 आयन ही कैथोड पे मुक्त हुए थे। तो ये जो पहले प्रयोग था उसके द्वारा अपन दोनों खंडों में ग्राम तुल्यांकों की कमी की जगह प्रत्येक खंड में मुक्त हुए ग्राम तुल्यांकों की मात्रा लिख देंगे। अब फैराडे का जो सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग था कि इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुई पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो किलोमीटर में, कॉपर किलोमीटर या सिल्वर किलोमीटर में मुक्त हुई कॉपर या सिल्वर की मात्रा के बराबर होता है। तो अपन जो ये नीचे है इसकी जगह क्या लिख देंगे, किलोमीटर में एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या सिल्वर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अपने पास जो ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला था वो इस रूप में आ गया, जो अपना T+ है यानी धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। अब अपन को ऋणायन का निकालना है तो अपन इस फॉर्मूले से T++T- = 1 से ऋणायन को निकाल लेंगे। जो अपने पास T+ आएगा उसको 1 में से माइनस करके ऋणायन का निकाल लेंगे। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को अपन एक प्रयोग के द्वारा, हिटॉफ ने एक प्रयोग के द्वारा जो अपना ट्रांसपोर्ट नंबर है उसकी कैलकुलेशन की। तो उसके लिए एक परिपथ का चित्र बनाया। इसके अंदर 3 खंड बनाए, एक एनोड खंड, एक कैथोड खंड और इसे बीच में एक यू नली से जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसके अंदर श्रेणी क्रम में एक कूलोमीटर लगाया है जिसके अंदर अपन विद्युत अपघटन की क्रिया को संपन्न कराएंगे। और इसी श्रेणी में एक धारा, जो बैटरी लगाई है, एक एमीटर लगाया है और एक धारा नियंत्रक लगाया है। जो अपना कूलोमीटर है इसके अंदर अपन जिस विलयन को जिस विलयन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है उस प्रयोग विलयन को इस सिल्वर या कॉपर कूलोमीटर में भरेंगे और इसके अंदर विद्युत की मात्रा प्रवाहित करेंगे जिससे अपन उसके अभिगमनांक उपकरण में भी प्रवाहित हो जाएगी। जैसे अपन ने इस धारा के स्रोत से जैसे ही धारा प्रवाहित की तो जितनी धारा इस कूलोमीटर में प्रवाहित होगी उतनी ही धारा इसके श्रेणी क्रम में स्थित इस अभिगमनांक उपकरण से प्रवाहित होगी। कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर तथा सिल्वर की एकत्रित हुई मात्रा के तुल्यांकों की संख्या से अपन परिपथ में प्रवाहित हुई धारा का या फिर कैथोड एवं एनोड खंडों में हुई सांद्रता में कमी का ज्ञान कर सकते हैं। यानी यहाँ विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जितनी पदार्थ की मात्रा इन इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होएगी वो मात्रा होगी इस अभिगमनांक उपकरण में प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर या फिर इस उपकरण में जो विलयन है उसकी सांद्रता में कमी के बराबर। क्योंकि ये जो सांद्रता है, ये सांद्रता जितनी इन इलेक्ट्रोडों पर इस विलयन की निक्षेपित होगी वही सांद्रता में इन विलयनों में कमी होगी। तो किलोमीटर में एकत्रित कॉपर अथवा सिल्वर की एकत्रित हुई मात्रा के तुल्यांकों की संख्या से अपन इस जो अभिगमनांक परिपथ है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का तथा दोनों खंडों में हुई सांद्रता में कमी का ज्ञान करते हैं। तो ये एक परिपथ चित्र बनाया। अब सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर तो उस विलयन को भरा जिसका अपन को अभिगमनांक ज्ञात करना है और इसके अंदर अपन ने एक ज्ञात सांद्रता वाले विद्युत अपघट्यों को भरा है और इनकी दोनों नलियों में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं और साथ में इसे एक किलोमीटर से और विद्युत धारा स्रोत से जोड़ दिया है। अब इस उपकरण में प्रारंभ में कम धारा प्रवाहित करेंगे, 0.01 से लेके 0.02 एम्पियर की धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करेंगे। धारा की मात्रा कम ही रखनी है, अधिक नहीं करनी है, क्योंकि यदि अपन ने अधिक मात्रा की धारा प्रवाहित की तो इस परिपथ में होने वाली सांद्रता में कमी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये बीच का चैम्बर है उसके अंदर भी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी जिससे अपनी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अपन ने हिटॉफ का जो पहले प्रयोग था
उसमें बताया था कि पूरे प्रयोग में जो बीच वाला चैम्बर है इसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अपन यही मानेंगे कि इस तरह से धारा प्रवाहित करनी है कि ये जो चैम्बर है इसके अंदर सांद्रता में चेंज ना हो। अब क्या करेंगे, एक तुले हुए फ्लास्क में कैथोड व एनोड विलयन लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे अपन ने धारा प्रवाहित की, यहाँ विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पे कुछ मात्रा निक्षेपित हो गई और यही मात्रा इनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो क्या करेंगे, इनमें से कैथोड या एनोड में से एक इलेक्ट्रोड लेंगे और उसे एक तुले हुए फ्लास्क में रखेंगे ताकि अपन को इनकी सांद्रताओं का पता चल जाए। साथ ही जो एक कूलोमीटर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे हैं या कैथोड है इनको पहले तोल लिया जाता है और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के बाद में तोल लेते हैं, जिससे अपन इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले सिल्वर या कॉपर की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन को इसकी सांद्रता पता चल गई, जितनी विद्युत अपघट्य इसके ऊपर निक्षेपित हुआ है और इनकी सांद्रता में परिवर्तन भी पता चल गया। तो ये सब याद करके अपन निम्न प्रकार से गणना करेंगे। ये जो सेल है इसके अंदर अपन ने t सेकेंड तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो अतः प्रवाहित होने वाली धारा की कुल मात्रा कितनी होगी, Q इक्वल टू आई टी कूलोम। और इसे फैराडे में चेंज करेंगे तो अपन F का भाग लगा देंगे। अब जो विद्युत विश्लेषण की प्रक्रिया है जो अपन ने इन इलेक्ट्रोडों पे देखी थी, ये प्रक्रिया दो टाइप से संपन्न होगी। एक तो यदि ये इलेक्ट्रोड हैं इन पर मुक्त होने वाले आयन इलेक्ट्रोड के साथ क्रिया करें और एक इनके साथ क्रिया ना करें, यानी इन इलेक्ट्रोडों के अंदर अपन ने जो विलयन लिया है वो विलयन इन इलेक्ट्रोडों से क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर कैलकुलेशन अलग अलग होगी। तो पहले अपन देखते हैं जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो। देखिए इस एग्जांपल से, यदि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया अपन ने और Ag का अपना इलेक्ट्रोड है, तो Ag इलेक्ट्रोड AgNO3 के विलयन में डूबा हुआ है तो वो Ag से क्रिया करेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि AgNO3 का सॉल्यूशन है और एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो वहाँ इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया नहीं होगी। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर विद्युत अपघटन के लिए अलग अलग सूत्र लगेगा। तो पहला अपन देखेंगे जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया संपन्न हो रही हो। तो यदि अपन ने AgNO3 का विलयन लिया और उसके अंदर Ag का इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत अपघटन करवाया तो अभिक्रिया क्या होगी, इस तरह से होगी कि AgNO3 को अपन ने लिया तो एक तो Ag प्लस बनेगा और एक Ag प्लस और दूसरा NO3 माइनस। अब जो Ag प्लस आयन है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर यानी कैथोड की ओर जाएगा और वहाँ Ag के रूप में मुक्त हो जाएगा, जबकि जो नाइट्रेट आयन है एनायन है वो धनाग्र की ओर जाएगा यानी एनोड के पास जाएगा और वहाँ मुक्त हो जाएगा। साथ में ही जो अपना एनोड है वो क्या का है, सिल्वर का है। तो ये जो एनोड पे नाइट्रेट आयन मुक्त होंगे ये इस एनोड के Ag से क्रिया करके वापस से AgNO3 बना लेंगे और ये AgNO3 पुनः विलयन में चला जाएगा। देखिए ये एक सरल चित्र द्वारा दर्शाया है। बैटरी है, ये इसका जो एनोड भाग है इसके ऊपर नाइट्रेट आयन है, कैथोड के ऊपर Ag प्लस आयन है। तो जो Ag प्लस है वो ट्रांसपोर्ट T प्लस के साथ इधर गति कर रहे हैं यानी कैथोड की ओर, और नाइट्रेट आयन है वो विलयन से एनोड की ओर गति कर रहे हैं। कैथोड पे जाके Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag के रूप में निक्षेपित हो जाएंगे, जबकि जो नाइट्रेट आयन है वो एनोड पर जाएंगे और एनोड के ऊपर ये जो एनोड Ag का बना हुआ है उससे क्रिया करेंगे और वापस से AgNO3 बना लेंगे। तो इस तरह से अपन इस अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। अब इसकी सांद्रता देखेंगे। माना कि एनोड भाग में विद्युत अपघटन के पहले जल की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मात्रा Ni है, यानी प्रारंभ में जब विद्युत अपघटन नहीं हुआ था उससे पहले AgNO3 की मात्रा कितनी थी, Ni थी एनोड भाग में। अब जब विद्युत अपघटन हो गया तो जो NO3 आयन है वो एनोड पे आके
Ag इलेक्ट्रोड एनोड से क्रिया करके वापस से AgNO3 बना लिया। तो इसके बाद में जो जल की ज्ञात संयुति के साथ घुले हुए सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी हो गई, NF, यानी विद्युत अपघटन के पहले थी Ni और विद्युत अपघटन के बाद हो गई NF। साथ ही जो अपना कूलोमीटर था, इसके अंदर इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले कॉपर या सिल्वर आयनों की ग्राम तुल्यांकों की संख्या मात्रा कितनी होगी, Ne। ये Ne है जो अपना कूलोमीटर है उसमें निक्षेपित कॉपर की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो एनोड के ऊपर अब हम देखेंगे एनोड की सांद्रता में परिवर्तन या कमी। तो एनोड खंड में Ag+ आयनों की प्रारंभिक सांद्रता है Ni, और जब एनोड पर नाइट्रेट आयन आकर मुक्त हुए तथा Ag एनोड के साथ क्रिया करके वापस से AgNO3 बना रहे हैं, तो कितने Ag आयन से क्रिया करेंगे, जितने किलोमीटर पे मुक्त हुए हैं, यानी NeAg+ आयन के साथ घुलकर वापस से विलयन में आ गए। तो इतनी Ag+ आयन यानी NeAg+ आयन है वो यहाँ विलयन में बढ़ गए। तो Ag+ आयनों की कुल सांद्रता अब कितनी हो गई, Ni+Ne। पहले Ni थी, फिर जब एनोड पर नाइट्रेट आयन आके Ag से क्रिया करके और AgNO3 बना लिया तो इनकी सांद्रता कितनी हो गई, Ni+Ne। अब विद्युत अपघटन के बाद कुछ आयन ट्रांसपोर्ट होके कैथोड की तरफ निकल गए, यानी कुछ जो Ag आयन है वो कैथोड की तरफ चले गए, यानी इसकी सांद्रता में कमी हो गई। और बाद के अंदर जब Ag आयन कैथोड पे चले गए तो अब बची हुई सांद्रता कितनी है, NF। तो सांद्रता में कमी कितनी हुई, Ni+Ne -NF। तो Ag+ के ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी या उसके सांद्रता में या आयनों की संख्या में हुई कमी कितनी हो गई, Ni+Ne -NF। और जो कूलोमीटर के अंदर एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा है अपने पास Ne, तो जो ट्रांसपोर्ट है Ag+ का ट्रांसपोर्ट नंबर वो कितना हो गया, कमी एनोड भाग की सांद्रता में कमी बटे कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, यानी ये वाला फॉर्मूला बन गया। देखिए ये फॉर्मूला मैंने इससे लिखा है, ये जो लास्ट था कि एनोडिक भाग में Ag+ के ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी कितनी हो गई, Ni+Ne -NF। और कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा कितनी हो गई, Ne। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया T+ का, यानी धनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का। अब अगर अपन के पास धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है तो अपन ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इससे 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो T- = 1 - T+, यहाँ अपन इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो अपने पास Ti आ गया, T- यानी एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया NF -Ni/Ne। ये थी जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो। अब यदि इलेक्ट्रोड पर कोई अभिक्रिया नहीं हो, यानी AgNO3 विलयन में अपन ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो जो प्लेटिनम है वो AgNO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। तब जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो एनोड भाग के अंदर जो नाइट्रेट आयन जाएंगे वो NO2 और O2 के रूप में मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटिनम से कोई क्रिया नहीं होगी, और जो कैथोड में है Ag आयन अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस स्थिति में जो एनोड पर सिल्वर आयन की सांद्रता में कितनी नाइट्रेट आयन की सांद्रता में कोई चेंज, एक मिनट सॉरी, जो विद्युत अपघटन में एनोड पर तो NO3- आयन जाएंगे और कैथोड पे Ag+ जाएंगे। तो कैथोड पे तो Ag+ Ag के रूप में निक्षेपित हो जाएंगे और एनोड पे नाइट्रेट आयन NO2 + O2 के रूप में मुक्त हो जाएंगे। अब चूँकि प्लेटिनम एनोड का है, एनोड प्लेटिनम का है, तो यहाँ एनोड की कोई क्रिया नहीं होगी। तो इस स्थिति में एनोड भाग में एनोड के सिल्वर आयनों की सांद्रता में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया न होने से उसकी सांद्रता में कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे पहले Ni+Ne हो रही थी, अब कोई वृद्धि नहीं होगी। अतः एनोड खंड में Ag+ आयनों की प्रारंभिक सांद्रता यदि Ni है और अंतिम सांद्रता NF है तो सांद्रता में कमी कितनी हो गई, Ni - NF। और कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर की मात्रा Ne है, तो जो धनायन है उसका अभिगमनांक उसी पहले वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, Ni - NF/Ne। ये हो गया
पॉज कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकालने के लिए अपन इसे 1 में से माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये है जब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया न हो और वो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो, तो ये दोनों थोड़े थोड़े चेंज हैं जिसे अपन को ध्यान रखना है। तो ये एक विधि थी हिटोर्फ मेथड, जिसे अपन कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर अपन इसकी सेकंड जो मेथड है चल सीमा विधि, उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।